हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। ग्रुप 18 स्टार्ट किए थे, उसमें एक लेक्चर देख चुके थे आइसोलेशन नोबल गैसेस का, कि कैसे वे आइसोलेट किए जाते हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग दीवार कोकोनट चारकोल मेथड देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख चुके थे इसका। आज उसके आगे के जो कुछ कॉमन से प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स के, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर मोनोएटॉमिक gases which are colorless, odorless and tasteless। ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स मोनोएटॉमिक गैस हैं। इस वर्ड पे हम लोग को स्पेशली फोकस करना है, मोनोएटॉमिक। कोई कलर नहीं होता इनका, कोई स्मेल नहीं है, कोई स्वाद भी नहीं है। जैसे इसके पहले जो भी नेचुरल गैसेस हैं वे या तो डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, मतलब मोनोएटॉमिक कोई नहीं है। जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं हम लोग तो H2 होता है, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं O2 होता है, नाइट्रोजन की बात करते हैं N2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। देख लो, सारे या तो डायटॉमिक है या फिर ये ट्राइटॉमिक है। सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइटॉमिक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड टेट्राइटॉमिक है, ऐसे। तो मोस्टली जो गैसेस हैं वे उनका एटॉमिसिटी जो है एक से ज़्यादा होता है। लेकिन नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक है, मतलब आप हीलियम गैस को He2 नहीं लिख सकते हो, नियॉन गैस को Ne2 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़े, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। और यह MOT एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये जो नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं ये मोनोएटॉमिक क्यों हैं। क्योंकि वहाँ से जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल का, तो वह बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। मतलब ऐसे स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बराबर हो जाता है। और जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट कुछ बचेगा नहीं, मतलब दो एटम के बीच कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं होना है, इसलिए जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो H2 आप ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है। ऑक्सीजन है तो यहाँ ऐसे बीच में 2 बॉन्ड है। नाइट्रोजन है तो बीच में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आप हीलियम को लिखोगे तो हीलियम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं होता है। आप बोलोगे फ्री कैसे, एटम बिना बॉन्ड का कैसे रहेगा? तो बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन एक बहुत ही वीक फोर्स ऑपरेट होता है जिसको हम लोग वैंडरवाल फोर्स बोलते हैं। बहुत ही वीक फोर्स, वैंडरवाल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वह फोर्स ऑपरेट होता है ऐसे एटम के बीच। तो नोबल गैस के एटम्स आपस में वेरी वीक वैंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हैं, जबकि और जो गैसेस हैं इनके एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग तो बता देते हैं कि कितना बॉन्ड है एटम के बीच। लेकिन यहाँ वैंडरवाल फोर्स से कोई एग्जिस्टिंग कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे जो नोबल गैस हैं वे डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सारे मोनोएटॉमिक नेचर के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि सारे नोबल गैस मोनोएटॉमिक है। पूछेगा क्यों है? बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, मतलब उनके एटम के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, बस एक वीक वैंडरवाल फोर्स ऑपरेट होता है। और वीक वैंडरवाल फोर्स में भी एकदम वीकेस्ट जो है डिस्पर्सन फोर्स वह ऑपरेट होता है। तो यहाँ से यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मोनोएटॉमिक नेचर के होते हैं सभी। उसके बाद नोबल गैसेस का सॉल्युबिलिटी की बात करें हम लोग वाटर में, तो वे बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा सा सॉल्युबल है, बहुत कम। इनर्ट हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं,
बहुत बेहतर तरीके से। तो जैसे मान लो कि हीलियम गैस है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पोलर है, हीलियम एटम नॉन पोलर होता है, और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होता है वह क्या रहता है, वह होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी जो है ना एक वीक फोर्स है। तो जब आप नोबल गैस को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर जो कि पोलर मॉलिक्यूल है और नोबल गैस जो कि नॉन पोलर नेचर का है, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, बहुत ही वीक फोर्स है और ऐसे फोर्स का बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए नोबल गैसेज जो है वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद कुछ जनरल फीचर्स फिजिकल स्टेट के बाद एटॉमिक साइज की बात करेंगे हम लोग। तो एटॉमिक रेडियस, अभी बताया कि नोबल गैस के एटम्स के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है, नोबल गैस के एटम्स के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है, उनके एटम्स एक दूसरे से वैन वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। इसीलिए नोबल गैस के लिए जो है एटॉमिक रेडियस वैन वाल रेडियस के टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, वैन वाल्स रेडियस। और वैन वाल्स रेडियस को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले ही क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में। वैन वाल्स रेडियस की दो स्पीसीज जो ऐसे एक वीक फोर्सेस से जुड़े हों, यहाँ वीक फोर्स ऑपरेट होगा तो इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, दिस वन, इसका हाफ यहाँ से यहाँ, दिस इज कॉल्ड वैन वाल रेडियस। साफ दिख रहा है कि यह रेडियस जो है कोवलेंट रेडियस या मेटेलिक रेडियस की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो वैन वाल रेडियस का वैल्यू अधिक होता है कोवलेंट रेडियस की तुलना में, इसीलिए नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है ज़्यादा होता है। नोबल गैसेस ग्रुप 18 में है, ग्रुप 18 एक्सट्रीम राइट है, सबसे राइट साइड है। तो उस हिसाब से जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस का कि लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। तो ग्रुप 18 का जो एटॉमिक रेडियस है वह मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मिनिमम नहीं होता है क्योंकि इसका अलग ही है वैन वाल रेडियस, और इसके पहले जो एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनका कोवलेंट रेडियस होता है। तो कोई कंपैरिजन आप वहाँ नहीं कर सकते हो। अब डाउन द ग्रुप जाने से चाहे कोई भी रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस में कोवलेंट हो, वैन वाल हो, सारे इंक्रीज ही करेंगे। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। वैन वाल रेडियस हीलियम का 1.20 एंगस्ट्रॉम, नियॉन का है 1.60 एंगस्ट्रॉम, आर्गन का 1.91 एंगस्ट्रॉम, क्रिप्टन का 2.0 एंगस्ट्रॉम और ज़ेनॉन का 2.20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ रहा है रेडियस, तो सिंपल सी बात है उसका सेल बढ़ने से, ऐसा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग पढ़े हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस घटता है। अब चूंकि नोबल गैस एक्सट्रीम राइट है, राइट साइड है, तो उसका एटॉमिक रेडियस मिनिमम होना चाहिए, लेकिन सबका रेडियस एक जैसा रहता तब तो बाकी में होता है कोवलेंट रेडियस, और यहाँ है वैन वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस को आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, दो बॉन्डेड एटम है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हुआ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ से जो इसका आधा है दिस इज कोवलेंट रेडियस। तो देखो जरा, इसको देखो और यहाँ को देखो, ये वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है ना वैन वाल रेडियस, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक है क्योंकि यह कोवलेंट रेडियस है ही नहीं, अलग टाइप का है, वैन वाल रेडियस है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें हम लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करने से पहले हम लोग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस फैक्टर को एक बार समझ लेंगे। फर्स्टली, आयोनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी होता है जो किसी भी
आइसोलेटेड गैसियस एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हटाने में काम आता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने में। अब चूंकि जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, इनका कन्फिग्रेशन है NH2NP6 ऐसा, फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल, फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल। तो यदि यहाँ से ग्रुप 18 का कोई एलिमेंट है और आप उसको एनर्जी दे करके चाहोगे कि उसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, एक मोनो एटॉमिक या फिर मोनोवैलेंट कैटायन बने, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इसका बहुत कम क्या बोलो नहीं होगा, जीरो होगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नहीं होगा तो ऑब्वियसली उस केस में काफ़ी हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अधिक है ऐसे एलिमेंट के लिए। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह बाकी एलिमेंट से अधिक, मतलब कि आप यदि सेकेंड पीरियड में चलोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ नियॉन, तो इस नियॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों से अधिक तो होगा ही, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। और रीज़न इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बहुत कम है, नहीं लूज करेगा तो ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यदि ऐसा है कि नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई, तो सिंपल सी बात आप बोलोगे कि दे हैव अ स्टेबल फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल एंड हेंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब केवल ग्रुप 18 में आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन की बात करें तो डाउन दी ग्रुप जाने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने के पीछे कारण क्या है, साइज का बढ़ जाना। हर ग्रुप में हम लोग देखते आ रहे हैं ऐसा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, एक रेडॉन की भी बात करते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबका है किलो जूल पर मोल। हीलियम के लिए आप एनर्जी है 2372 किलो जूल पर मोल, 2080 किलो जूल पर मोल, 1521 किलो जूल पर मोल, 1351 किलो जूल पर मोल, 1170 किलो जूल पर मोल और 1037। तो यह डाटा जो इस बात को क्लियर कर रहा है कि डाउन दी ग्रुप जाने से या आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो डिक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली यह डिक्रीज कर रहा है किस वजह से, साइज बढ़ने से है। हीलियम का साइज यदि आप इतना दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली जो नियॉन होगा या आर्गन होगा उसका साइज तो इससे बड़ा होना है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो छोटा साइज होने के चलते या वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है तो इधर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा ऑपरेट होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा ऑब्वियसली हाई होगा। लेकिन यदि ऐसा साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, इधर कम अट्रैक्शन होगा, तो इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा वह भी क्या होगा, कम। तो बड़ा साइज होने से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वह अट्रैक्शन कम होता है, और कम अट्रैक्शन होने के चलते वैसे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना, इजेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है, आसान हो जाता है, तो कम एनर्जी में ही निकल जाएगा। तो आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इवन एनी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। तो यह आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, तो सबसे बड़ा बात है कि यह इलेक्ट्रॉन तो गेन करना ही नहीं चाहेगा ना, क्योंकि ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो अभी बताए कन्फिग्रेशन इसका है ऐसा, Np6 पूरा भाई भरा हुआ है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, पूरा का पूरा भरा हुआ है।
अब मान लो कि यदि यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करे ऐसा, तो आना है एक माइनस, तो एक माइनस आएगा तो इसको आप NH2NP7 तो नहीं लिख सकते हो, या आगे जाएगा ना, आगे जाएगा यदि d ऑर्बिटल है तो आगे ND में जाएगा ऐसे, और जब ND में जाएगा जरा ऐसे देखोगे, या न्यूक्लियस है, यहाँ S होता है, P होता है, D होता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन S और P में यदि है तो वह न्यूक्लियस के करीब है, उसका अट्रैक्शन अच्छा होगा। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यदि D में है तो वह न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा। और जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और बताए कि इलेक्ट्रॉन का जब अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस की तरफ तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन जब D में जाएगा तो D में जाने से क्या होगा कि वह न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहेगा, और न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहेगा, कोई अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होने का बात ही नहीं है। तो अब यहाँ क्या करना होगा कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, ताकि इस एनर्जी के थ्रू यह सिस्टम जुड़ा रहे किसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो नोबल गैसेस हैव नो टेंडेंसी, लिटिल टेंडेंसी का बात ही नहीं करना, हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल, सो दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इफ वी ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द d orbital, and since d orbital is far away from the nucleus, so the electron will experience very less attraction or even no attraction towards the nucleus. So an extra amount of energy must be needed to hold this electron properly in that orbital or that cell or subcell, and due to this reason the noble gases have positive electron gain enthalpy, positive value of electron gain enthalpy। कि नोबल गैसेस का फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी हो गया जीरो, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी हो गया जीरो तो इलेक्ट्रॉन तो अब लेगा नहीं, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। उसके बावजूद यदि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बताए कि वह इलेक्ट्रॉन जाएगा D में। अब चूंकि यह d ऑर्बिटल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वह न्यूक्लियस की तरफ उतना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा ताकि उस एनर्जी के मदद से यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जुड़ा रहे। और एनर्जी चूंकि प्रोवाइड करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो ऐसे भी आ सकता है कि नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन, या फिर नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों को एक्सप्लेन करना होगा आपको। जैसे एग्जांपल है कि यदि नियॉन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ne- बनाता है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसका वैल्यू +116 किलोजूल पर मोल है। मतलब नियॉन में यदि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो साथ ही साथ इतना एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा, इतना एनर्जी सप्लाई करना होगा ताकि इस एनर्जी के थ्रू यह इलेक्ट्रॉन ऐड हो। और जानते हैं कि यदि एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का एनर्जी हाई होगा, और एक हाई एनर्जी के सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। तो कोई भी स्टेबिलिटी के फैक्टर से भी यह ठीक नहीं लग रहा है। और एक तो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ज़रूरत तो इसका था नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो नोबल गैसेस का फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होने के चलते ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं ना गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। चलो लूज होने का तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आ जाता है कि जितना आयोनाइजेशन एनर्जी उतना आप सप्लाई करो तो ठीक है, लेकिन ये गेन करने वाला बात जो है ऑलमोस्ट रेयर हो जाता है, क्योंकि गेन करने से इसको कोई बेनिफिट है नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से या कुछ स्पेसिफिक चीज़ का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जनरली नहीं एक्सप्लेन करते हैं नोबल गैस का। रीज़न है कि नोबल गैस डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड किसी से बनाता नहीं है, और जब वह डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड किसी से बनाएगा नहीं तो वहाँ उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के पावर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर।
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो पावर है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। लेकिन वह बॉन्ड बनाए तब तो ये तो इनर्ट गैसेस है ना, शुरुआत में इनको इनर्ट गैस ही बोला जाता था, बॉन्ड तो बनाते नहीं थे। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इनके रिलेटिव टेंडेंसी या एबिलिटी को आप कैसे मेजर करोगे, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जब इनका रिएक्टिविटी आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया, और इसमें से एक स्केल होता है आलरेड-रॉसो स्केल, याद रखोगे, आलरेड-रॉसो स्केल। और इस स्केल पे हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर किया गया है 6 के आसपास। जैसे फ्लोरीन हम लोग जान रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 4, लेकिन हीलियम का तो यहाँ 6 है। तो यदि आपको कोई पूछे कि आप बताओ पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन है, हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहाँ आपका सबसे पहला जवाब होगा कि आप उससे पूछो कि इन विच स्केल। पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ऑन आलरेड-रॉसो स्केल हीलियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अलग अलग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाता है। तो पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 जो सबसे अधिक है। लेकिन आलरेड-रॉसो स्केल पे हीलियम का ज़्यादा होता है। अलग अलग तरीके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल पे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखोगे कि यदि कोई पूछे तो मे बी अगला आप उतना जान रहा हो या ना जान रहा हो, लेकिन आप जान रहे हो तो आप इस फैक्ट को ऐसे ही बोलोगे कि आप हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बताओ कि कौन सी स्केल पे। क्योंकि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं पॉलिंग स्केल, इसलिए हम लोग मोस्टली बोल देते हैं कि नहीं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग पॉलिंग स्केल यूज करते हैं। लेकिन सही तरीके से सही मायने में इसका जवाब होगा कि पॉलिंग मोस्ट मतलब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन पॉलिंग स्केल पे। आलरेड-रॉसो स्केल पे हीलियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स के। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी की। देखो, कोई भी एलिमेंट या एटम जब रिएक्शन करता है किसी से, तो उस रिएक्शन के दरमियान वह या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या कुछ नहीं कर पाए तो इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयर करता है। ऐसे अभी हम लोग देखें कि नोबल गैस का जो है फुलफिल कन्फिग्रेशन होने के चलते उनका इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का टेंडेंसी नहीं है, कम है, सब नहीं है। इसीलिए इनिशियली वे सभी केमिकली इनर्ट थे, इसलिए उनको इनर्ट गैस बोला जाता था, और बहुत कम एग्जिस्ट करते थे, इसलिए रेयर गैस बोला जाता था। तो ड्यू टू फुलफिल्ड सबसेल नोबल गैसेस हैव नो टेंडेंसी और वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, and since they have very little tendency to lose or gain electron, that's why they are chemically very less reactive, बहुत कम रिएक्टिव। मतलब शुरू में तो लोग जानते थे कि ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन 1962 में एक केमिस्ट नील बार्टलेट, तो ये नील बार्टलेट ने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड PTF6, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नील बार्टलेट 1962 में ऐसा परफॉर्म किया उन्होंने, एक रिएक्शन जिसमें PTF6 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल किया, और देखें कि यह जो PTF6 है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है O2, और ऑक्सीडाइज करके यहाँ जो स्पीसीज बनता है O2 प्लस PTF6 माइनस, ऐसा
या एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आप देखोगे तो आ जाएगा +6 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5। इसका यहाँ 0 है, इसका आ जाएगा +1/2 ऐसा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो गया ऐसा। और PtF6 का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा। तो नील बार्टलेट ने यह ऑब्जर्व किया कि PtF6 जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और दोनों मिलकर के ऐसा एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है यहाँ हो रहा है। उसके बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वह मेन था। ये तो चलो कॉमन सी रिएक्शन हम लोग इसमें देख रहे हैं। देखो एक बात यहाँ से और नोटिस करना है कि O2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और वह तभी पॉसिबल हो पाया जब इससे एक मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके सामने आया। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन ही हो सकता है, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो किसी कंपाउंड के फॉर्म में। तो यहाँ फ्लोरीन इनडायरेक्टली कंपाउंड के फॉर्म में, लेकिन फ्लोरीन तो है ना, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का है, तो इस केस में ऑक्सीजन को यह ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, तो इस रिएक्शन के बाद जो है नील बार्टलेट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यह जो ऑक्सीजन है और जो जेनॉन है, दोनों का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है शायद एक का 1175 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है और इसका 1170 किलो जूल पर मोल। तो एक तो आप देख रहे हो कि जेनन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम है। जब यह PtF6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इस ऑक्सीजन से तो आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन का कम है, तब तो यह जेनॉन के इलेक्ट्रॉन को और आसानी से निकाल सकता है। और यह जो आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन आया वह आया एटॉमिक रेडियस से। बोल रहा है कि O2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है, मॉलिक्यूलर डायमीटर मतलब ऐसे मान लो 2 O2 के मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूलर डायमीटर कहने का मतलब समझ लो कि ये पूरा जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का, यह मॉलिक्यूलर डायमीटर जेनॉन के एटॉमिक रेडियस के वेरी क्लोज है और यह दोनों जो है 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो उससे क्या हो गया, जेनॉन का साइज और इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम है, इससे क्या हो गया, इससे हुआ यह कि इसका जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के तरफ का जो अट्रैक्शन है एक जैसा होगा। तो यदि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो जेनॉन का भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू से भी हम लोग को पता चल रहा है और उसके वैल्यू से भी इस बात को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो फर्स्टली नील बार्टलेट ने O2 को ऑक्सीडाइज करवाया PtF6 से, लेकिन बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यह O2 का मॉलिक्यूलर डायमीटर जेनॉन के एटॉमिक रेडियस के वेरी क्लोज है, 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और यदि ऐसा है तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, दोनों केस में वह सेम होगा। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा वह इक्वल लगेगा, जो कि यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से हम लोग को पता चल रहा है। O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी, तो जेनॉन से 1170। O2 से तो कम ही लग रहा है ना, 5 किलो जूल कम लग रहा है, लेकिन कम तो लग रहा है। तो यदि यह PtF6 O2 के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है तो वाई नॉट जेनॉन, इट हैज लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तब सिमिलर रिएक्शन जो है नील बार्टलेट ने करवाया और इस बार ऑक्सीजन गैस के जगह उन्होंने जेनॉन गैस लिया और उसके बाद PtF6 से इसको कंबाइन करवाया, तो बना जैसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था वैसे यहाँ भी हुआ, बस वह रेड कलर का बन रहा था, यह बना ऑरेंज येलो, यह बना ऑरेंज येलो ऐसा। तो अब यहाँ से जेनॉन का जो फर्स्ट कंपाउंड आया दिस वन,
जो नील बार्टलेट ने बनाया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली एक रिएक्शन से आइडिया लेकर के। और जब एक बार नील बार्टलेट ने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, जेनॉन का कंपाउंड बनाया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद फिर आइडिया आया लोगों के पास और वे कई कंपाउंड्स बना दिए नोबल गैस का, और उसमें से भी मेनली जेनॉन का ही मैक्सिमम कंपाउंड है नोबल गैस में, कुछ क्रिप्टन का भी है। और उसका साफ रीज़न है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो जेनॉन सबसे नीचे है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ सबसे कम, और कम आयोनाइजेशन एनर्जी के चलते ऐसा इलेक्ट्रॉन का लूज करना इसके लिए जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है ऐसा। तो यह जो फर्स्ट कंपाउंड नील बार्टलेट ने बनाया जेनॉन का, बाय टेकिंग आइडिया ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन दैट PTF6 is a powerful oxidizing agent, and if it oxidize O2 to O2 plus, and since O2 and xenon have almost same molecular diameter and almost equal ionization energy, so it will also oxidize xenon to xenon plus। और ऐसा हुआ, रिएक्शन में कंफर्म किए इसको, और तब जाकर के बताया कि बहुत सारे कंपाउंड्स नोबल गैस के बने। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जेनॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वगैरह के बारे में जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।